हेलो, मैं मानसी हूं आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश वोटकास्ट में हाजिर है इस हफ्ते का पॉलिटिकल रिकैप। ये खास शो इन दिनों छाई रही तमाम खबरों में से आपको इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अपडेट्स देने के लिए लाया गया है। सबसे पहले बात राहुल गांधी की 134 यानी 134 दिन की कानूनी लड़ाई की करेंगे। मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा और दोष सिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसी फैसले के साथ राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। चलिए ये पूरा मामला आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर था क्या और कब से शुरू हुआ। अप्रैल 13, 2019 से शुरुआत करेंगे, जब राहुल ने कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या चाहे नरेंद्र मोदी। राहुल यहीं पर नहीं थमे थे। राहुल ने आगे कहा था नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, अभी और ढूंढेंगे तो और भी नाम निकल जाएंगे। बस इसी के 2 दिन बाद अप्रैल 15, 2019 को सूरत से बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने फाइल किया एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस राहुल गांधी के खिलाफ। पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। जुलाई 7, 2019 को पहली बार राहुल गांधी सूरत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई के लिए हाजिर हुए। 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को लगभग 4 साल बाद सूरत की निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की सांसदी चली गई। जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है, अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा से रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक फॉर 6 इयर्स चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाते हैं। 25 अप्रैल को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 15 जुलाई को राहुल गांधी सजा के खिलाफ पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और 4 अगस्त को यानी आज राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पीकर तक पहुंचाएंगे और वो इसी सत्र से संसद में दिखाई दे सकते हैं। फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि वो जानना चाहते हैं कि इस मामले में अधिकतम सजा आखिर दी क्यों गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जज 1 साल 11 महीने की सजा देते तो राहुल गांधी अयोग्य घोषित नहीं होते। जस्टिस बी.आर. गवाई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा कि यह सही है कि इस तरह के बयान अपमानजनक और मानहानि के हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पीठ ने अपने फैसले का आधार ये दिया है कि बयान राहुल गांधी ने दिया तो उनकी सजा आम जनता वायनाड की क्यों भुगते और उनकी आवाज संसद तक आखिर क्यों ना पहुंचे, ऐसे समय में जबकि संसद का मॉनसून सेशन चल रहा है। जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक राहुल की दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को नसीहत देते हुए यह भी कहा है कि पब्लिक लाइफ में बयान को लेकर एहतियात बरतना चाहिए। अगली अपडेट में बात करेंगे बिहार और नीतीश कुमार की। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना को हरी झंडी दे दी है। इससे अब जातीय जनगणना कराने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन ये जातीय जनगणना कराए जाने की बात आखिर क्यों उठी, ये भी आपको बताते हैं। बिहार में अधिकतर राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज जातिगत गणना की मांग काफी समय से कर रही हैं। इस मांग को लेकर उनका कहना है कि जाति गणना होने से राज्य में रहने वाले दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों की सही आबादी का पता चल जाएगा। इस गणना के होने से समाज में उनकी सिचुएशन को सुधारने के लिए स्पेशल योजनाएं बनाने में काफी आसानी होगी। अगर सही जातीय जनसंख्या का पता होगा तो राज्य में उनके मुताबिक प्रभावी योजनाएं बनाई जाएंगी। बता दें कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में 18 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना कराने से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव को बीजेपी, राजद, जदयू समेत सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, लीडर्स ने समर्थन दिया था। इसके बाद बिहार में जाति आधारित जनगणना को रोकने के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका दाखिल करने वाले का कहना था कि जनगणना करवाने का हक, अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। अगर ऐसा बिहार सरकार करती है तो किसी भी व्यक्ति की निजता के अधिकार का यह हनन होगा। इस दलील पर नीतीश सरकार ने अपना पक्ष रखा था, जिसमें बिहार सरकार का पक्ष रख रहे वकील की ओर से कहा गया था कि यह जातिगत जनगणना नहीं बल्कि सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण में जो 17 सवाल पूछे जा रहे हैं, इससे किसी की निजता के अधिकार का
खनन नहीं होता। और इसी के बाद पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना को हरी झंडी दे दी है। तीसरे अपडेट में बात करेंगे दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश दिल्ली ऑर्डिनेंस के बारे में। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को बदल दिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का हक राज्यपाल को दे दिया। आपको पिछले पॉलिटिकल रिकैप में बताया था कि मामला आखिर क्या है और क्यों दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट है। उसके लिए आप हमारा पिछला एपिसोड देख सकते हैं। आज दिल्ली ऑर्डिनेंस से जुड़ी अपडेट आपको बताएंगे कि संसद में तमाम हंगामे के बीच आखिरकार दिल्ली अध्यादेश केंद्र की ओर से पेश किया गया। दिल्ली सेवा बिल गुरुवार यानी कल 3 अगस्त को लोकसभा में पारित हो गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में बीजेपी और इसके गठबंधन दलों के पास बहुमत है। यहां तो आसानी से यह बिल इसलिए पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में इस अध्यादेश बिल को पारित करवाना थोड़ा मुश्किल होगा, काफी चैलेंजिंग। राज्यसभा में बीजेपी और उसके सहयोगी दल यानी एनडीए को मिला दे, फिर भी वो बहुमत से 9 सीट दूर रह जाते हैं। विपक्षी एकता की अगर हम बात करें, ऑपोजिशन एकता की अगर बात करें, तो इसके जरिए केजरीवाल राज्यसभा में इस अध्यादेश को हर हाल में रोकने की कोशिश करेंगे। और आज की आखिरी अपडेट में बात करेंगे हरियाणा के नूह में हुई हिंसा की। विश्व हिंदू परिषद हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट में एक जुलूस ब्रज मंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा ये निकाली जा रही थी। नूह चौक पर हिंसक टकराव हुआ जब ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में भाग लेने वाले लगभग 80 व्हीकल्स और मोटरसाइकिल्स को नल्हर में एक शिव मंदिर की ओर जाने से रोका गया। गुस्साई भीड़ ने उस जुलूस पर हमला कर दिया और मार्च में शामिल लोगों पर स्टोन पेल्टिंग यानी पथराव शुरू कर दिया। इस हिंसा में कुल 6 लोगों की जान चली गई। यह हिंसा कई जगह फैली। सोहना, मेवात, गुरुग्राम सहित कई जगह ये फैलती चली गई। इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट हुआ, धारा 144 लगी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हिंसा के पीछे की वजह ये र्यूमर था कि बजरंग दल के सदस्य और गोरक्षक मोनू मानेसर भी जुलूस का हिस्सा होंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनू मानेसर वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद की सलाह पर प्रोसेशन में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी उपस्थिति से टेंशन काफी पैदा हो सकता है। ट्विटर पर उन्हें नूह आने की चुनौती देने की धमकियां भी दी गई। बिट्टू बजरंगी की बात करेंगे उर्फ राजकुमार, जिसके खिलाफ नामजद एफआईआर भी हुई है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के लिए बीजेपी ने फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी नेता रमनीक सिंह मान ने उनके विधानसभा में बोलते हुए वीडियो ट्वीट किए। मामन खान ने मोनू मानेसर को मेवात आने का चैलेंज दिया था। इसी दौरान वो कुछ आपत्तिजनक बातें भी बोल गए थे। 16 फरवरी को राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों नासिर जुनैद को भिवानी के लोहारू में जिंदा जला दिया गया था। उससे पहले एक वसीम नाम के युवक की मौत हुई थी। इसी से मामन खान नाराज थे और मोनू मानेसर को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। विधायक खान के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सो आज के पॉडकास्ट के पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे पॉलिटिक्स से जुड़ी नई अपडेट्स लेकर अगले हफ्ते सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर।